अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक ग्रेजन हायर सेकेंडरी स्कूल। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम करेंगे रिव्यू हमारे चैप्टर 15। तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 15 है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो इसका हम आज ओवरव्यू करेंगे। तो हम देखेंगे कौन से इसके अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कौन से इसके अंदर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों आप जानते हैं पहले से कि प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने दिए हैं और चैप्टर 15 पूरे के जो लेक्चर्स हैं टॉपिक वाइज वो हम पहले आपको डिलीवर कर चुके हैं। तो आप वहां जाके यूट्यूब पे जाके आप उन लेक्चर्स को ले सकते हो। और आज हम रिव्यू करेंगे चीजों का। तो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। तो मैंने यहां लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ internal environment from the harms of fluctuations in the external environment। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन होम्योस्टेसिस। तो आप जानते हैं पहले से बच्चों के जनवरी से लेके दिसंबर तक जो बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत चेंज होता है। तो बाहर की जो हीट है, टेम्परेचर है, बहुत वेरी करता है हमारा। तो लेकिन हम ट्राई करते हैं, ऑर्गेनिज्म ट्राई करते हैं कि वो अपने अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करके रखें, उसे प्रोटेक्ट करके रखें। तो हम कंटिन्यूसली जब से हम लोग जो हैं वो दुनिया पे हैं, हम लोग अपने अंदर के बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को, तो हम इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। किससे सेव करते हैं? उन नुकसान से, हार्म से जो चेंज की वजह से आएंगे भला किसके अंदर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं जिसके नुकसानात से बचने के लिए जो हम खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये पहली बात है हमारी। नंबर 2, अब आपको क्वेश्चन आगे दिख रहे हैं, मैंने यहां मेंशन किया है आपको 3 टर्म दिख रही हैं, मैं इसे लेबल कर रहा हूं। तो आपके पास जो नंबरिंग कर रहा हूं इसकी मैं, तो आपको दिख रहा है थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अगर हम बात करें थर्मोरेगुलेशन की तो हम जानते हैं कि समर के अंदर, गर्मियों के अंदर हम लोग लाइट स्टफ पहनते हैं और सर्दियों के अंदर हम लोग जैकेट्स वगैरह पहनते हैं। तो हम मोटे कपड़ा, मोटा हैवी स्टफ पहनते हैं हम लोग। तो एक्चुअली हम टेम्परेचर को मेंटेन करने की ट्राई में होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। तो विंटर के अंदर हम लोग जो है वो हैवी और भारी स्टफ पहन के हम लोग खुद को सेव करते हैं। दैट इज थर्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट मैंने यहां लिखा है ऑस्मोरेगुलेशन। तो अगर आप गौर करें तो समर के अंदर, गर्मियों में हम लोग वाटर का इंटेक जो है वो ज्यादा करते हैं। तो पानी का और जो साल्ट का इंटेक है हम बढ़ा लेते हैं उसको समर में। और सर्दियों के अंदर, विंटर में हमारा इतना फोकस नहीं होता पानी को लेके और साल्ट को लेके। तो ये ऑस्मोरेगुलेशन है। तो हम लोग थर्मोरेगुलेशन भी कर रहे हैं, हम लोग ऑस्मोरेगुलेशन भी कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है एक्सक्रीशन का। तो ये बच्चों आपके शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो आपको पता होना चाहिए पहले से बच्चों कि जो हम लोग फूड खाते हैं, फूड खाने से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो वेस्ट बनते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट। मैंने यहां लिखा है जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट। तो इन नाइट्रोजन वेस्ट को आपको बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, खास तौर पे नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो हमारी समझ में ये बात है पहले से कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। फिर आपने सीखा थर्मोरेगुलेशन क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है और एक्सक्रीशन क्या है। तो ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑस्मोरेगुलेशन। हमने इन तीनों में से 1 2 3 हम तीनों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने चूज किया है ऑस्मोरेगुलेशन को। तो मैंने यहां लिखा है ऑस्मोरेगुलेशन, ये मेन हेडिंग है आपकी नेक्स्ट वाली। ओके तो पहले हमने देखना क्या है कि जो ऑस्मोरेगुलेशन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आपके लिए इतनी अहम क्यों है, वो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट कैसे है या क्यों है। तो अगर हम गौर करें तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो और ये मैंने लिखा है सेल, यानी कि हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो एक सेल जो है अगर पड़ा है हाइपोटोनिक माहौल में तो क्या होगा, ये लिखा है मैंने। तो अगर एक सेल जो है उसका जो माहौल है वो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक के बच्चे मतलब होता है लेस साल्ट और मोर वाटर। और जब एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट कम है, पानी ज्यादा है, तो जाहिर है कि सेल का माहौल इस तरह का है, तो सेल के अंदर और हालात होंगे, यानी कि मोर साल्ट और लेस वाटर।
ठीक है। तो आपकी सेल के अंदर मोर साल्ट लेस वाटर है। तो आपको दिख रहा है बच्चों ऑस्मोसिस क्या कहती है। ऑस्मोसिस के अंदर जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो पानी होता है वो हाई से लो जाता है। तो आपको दिख रहा है एरो, ये एरो बता रहा है आपको वाटर की मूवमेंट। तो आपको दिख रहा है कि एनवायरनमेंट से जो पानी है वो सेल के अंदर जाएगा। जब एनवायरनमेंट से पानी सेल के अंदर जाएगा ऑस्मोटिकली, तो सेल क्या करेगा, सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा और फट सकता है, वो टर्जिड हो जाएगा। इसका मतलब है आसान वर्ड्स में कि वो जो सेल है, या वो आप सेल को समझ लें, ऑर्गेनिज्म समझ लें आप लोग, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो वो स्वेल कर जाएगा, वो फट सकता है। किस माहौल में, जब वो होगा हाइपोटोनिक माहौल के अंदर। तो हमने यहां पर सीखा एक सेल जो है अगर वो हाइपोटोनिक माहौल में होगा तो उसका हाल ये होगा अगर वो ओस्मो रेगुलेशन नहीं करेगा, अगर वो मेंटेन नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। अगर एक सेल, यहां पे लिखा है, अगर एक सेल जो है इस माहौल में रहता है तो उसमें मोर साल्ट है लेस वाटर है। सेल में जाहिर है कि उल्टे हालात होंगे। सेल में क्या होगा, सेल में होगा लेस साल्ट और ज्यादा क्या होगा, मोर वाटर। तो आपको दिख रहा है कि सेल के अंदर यानी कि ऑर्गेनिज्म में ज्यादा वाटर है, तो क्या होगा, वाटर जो है वो ऑर्गेनिज्म में से सेल में से कहां आएगा भला, वो बाहर जाएगा, तो लॉस होगा इसका वाटर। जब इसका वाटर लॉस होगा सेल का, तो वो क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा। तो अगर बच्चों आप बातों को मिलाएं तो हम एक बात बोल देंगे कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर सेल का हाल ये होता है अगर मेंटेन नहीं किया, तो हाइपरटोनिक में सेल का हाल ये होना है अगर मेंटेन नहीं किया। तो इसका मतलब है, दोनों बातें आप लोगों को सिखा रही हैं कि जो ओस्मो रेगुलेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि अगर वो इस माहौल में मेंटेन नहीं करेगा तो सेल ये हो जाएगा, अगर वो इस माहौल में मेंटेन नहीं करेगा तो सेल का हाल ये हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ऑर्गेनिज्म को पानी को मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपसे पूछूं मैं, अगर आप गैस कर पाए दोनों में से किस माहौल के अंदर जो जानदार है, जो सेल है, वो पानी को बाहर फेंकेगा, पानी को रिमूव करने की ट्राई करेगा, तो इस केस के अंदर क्योंकि पानी सेल के अंदर आ रहा है तो ये जो सेल है पानी से जान छुड़ाने के उसको बाहर फेंकेगा, और किसमें सेल पानी को सेव करने की ट्राई करेगा, इस केस में, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का पानी जब बाहर जा रहा है, अगर उसका पानी बाहर जा रहा है तो वो वाटर को सेव करने की ट्राई करेगा। आइसोटोनिक मैंने अगर एक्सप्लेन नहीं किया, ये सेम होता है। आइसो बोलते हैं सेम कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स एंड वाटर। तो अगर हम गौर करें तो सेल के अंदर भी और एनवायरनमेंट के अंदर भी पानी साल्ट की मिकदार सेम है, फर्क नहीं है। क्योंकि फर्क नहीं है तो फिर वो क्या होगा, उसके अंदर जो है वो उसको बैलेंस करने की इतनी नीड नहीं है। तो अगर हम देखें यहां पर तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। फिर इसकी जो टाइप्स हैं वो आपकी, ये आपके पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आपका जो नेक्स्ट पार्ट है ये भी आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आपका क्वेश्चन है होमोस्टेसिस वाला भी, ये तीन डेफिनेशन भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि हाइपोटोनिक हाइपर में क्या फर्क है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है हमारा ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो ये आपको दिख रहा है तीन हेडिंग, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट, ये तीनों इसमें आती हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो ये बच्चों हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें यहां पर तो हमें यहां पर दिख रहा है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कि टॉपिक का नाम रखा है हमने ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, प्लांट कैसे मेंटेन करते हैं वाटर को। अगर हम गौर करें तो दुनिया के अंदर जो प्लांट्स होते हैं सबके पास पानी की मिकदार सेम नहीं है। कुछ प्लांट पानी के बहुत करीब रहते हैं तो उनके पास पानी ज्यादा होगा, उसे बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो इनके अंदर क्या होगा, इनके पास जो है वो आपको मिलेगा एक्सेस वाटर। तो वो प्लांट जो पानी के पास रहते हैं वहां आपको मिलेगा पानी की मिकदार ज्यादा होगी, तो एक्सेस वाटर इनके पास है। अगर आप देखें डेजर्ट के अंदर तो वहां पर तो पानी कम है उनके पास, उन्हें बोलते हैं जीरोफाइट्स। तो इनके पास लिमिटेड वाटर है, बहुत कम वाटर है और इन्हें पानी को सेव करना पड़ेगा। अगर हम देखें दोनों के दरमियान में तो वो एरिया जो ना तो समंदरों के पास है, नहरों के पास है और ना ही डेजर्ट के पास है, तो वो मीजोफाइट्स, जो हमारे जो आम एरियाज होते हैं तो मीजोफाइट्स, इनके पास वाटर की सप्लाई क्या होती है, मॉडरेट सप्लाई होती है बच्चों वाटर की।
ठीक है। तो ये मॉडरेट सप्लाई वाटर की होती है। तो पहले हमने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया है, हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि जो हाइड्रोफाइट होते हैं इनके पास पानी की सप्लाई ज्यादा है, ये उसका बिल्कुल उल्टा है, इसके पास पानी की सप्लाई बहुत कम है, जैसे कि सहरा वाले प्लांट्स, और ये हमारे आम एरियाज के प्लांट है जहां पर पानी की मिकदार जो है वो मॉडरेट होती है। तो क्वेश्चन यहां पर ये अराइज करता है कि तीनों में से, फाइट बच्चों प्लांट को बोलते हैं, तो क्वेश्चन है कि तीनों में से ना कौन सा पार्ट है, कौन से प्लांट है ऐसे जो पानी से जान छुड़ाएंगे। तो अगर आप तीनों में से गेस कर सकें तो हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स के पास पानी बहुत ज्यादा है, अगर इनके पास पानी बहुत ज्यादा है तो पानी से जान छुड़ाएंगे अपनी। इनको देखें जीरोफाइट को, इनके पास पानी बहुत कम है, अगर पानी बहुत कम है तो इन्हें वाटर को सेव करना है। और मीजोफाइट, कभी इनके पास पानी ज्यादा होता है, अगर बारिश होगी तो कभी इनके पास पानी नॉर्मल, तो बहुत कम नहीं होता तो बहुत ज्यादा भी नहीं होता। तो अगर हम देखें कि हाइड्रोफाइट्स क्या करेंगे, तो बच्चों ये मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने पहले कहा कि लेक्चर्स अवेलेबल है। तो अगर हम देखें हाइड्रोफाइट को, तो इसके अंदर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है, हाइड्रोफाइट के पास स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है। पत्ते जो है उनके चौड़े होते हैं, तो पत्ते जितने ब्रॉड होंगे, जितने चौड़े होंगे, उतना ज्यादा वाटर इवेपोरेट करेगा, उतनी ज्यादा जान छूटेगी वाटर से उसकी ना। अगर हम देखिए इसकी जड़ों को, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और इसे पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना, तो जड़ें इसकी कम डीप होती हैं, कम गहरी होती हैं, लेस डीप होती हैं, तो ये हाइड्रोफाइट्स हैं। इसका बिल्कुल उल्टा अगर पढ़ेंगे या तो वो जीरोफाइट में आ जाएगा। इन्होंने पानी को सेव करना है, अगर पानी को सेव करना है तो स्टोमेटा का नंबर कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये पानी को सेव करते हैं, तो स्टोमेटा का नंबर शुड बी लेस, वो कम होना चाहिए। पत्ते छोटे होने चाहिए, थोड़े से मोटे, ताकि पानी वहां से उड़े ही ना इनका। तो जो जीरोफाइट होते हैं, जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, उनके जो लीफ होते हैं वो शॉर्ट भी होते हैं, वो थिक भी होते हैं, ताकि उनका पानी उड़े ही ना। अगर आप आते हैं मीजोफाइट के अंदर, तो मीजोफाइट में क्योंकि पानी मॉडरेट है, तो अगर तो पानी ज्यादा होगा तो स्टोमेटा को ओपन करके ये पानी को इवेपोरेट कर देंगे, अगर वाटर कम होगा तो स्टोमेटा क्लोज कर देंगे, पानी को सेव करेंगे। जीरोफाइट के अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको हम बोलते हैं कैक्टस। तो बच्चों ये प्लांट है कैक्टस, जो जब डेजर्ट के अंदर ऐसा मौसम आता है कि वहां पर पानी होता ही नहीं है, उन डेज में बहुत ड्राइड एनवायरनमेंट आ जाता है, तो वो क्या करते हैं कैक्टस वाले, जो कैक्टस प्लांट होते हैं बच्चों, वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। तो कैक्टस प्लांट अपने लीव्स को शेड कर देता है और पानी, ताकि ना लीव्स होंगे, ना स्टोमेटा होंगे, ना पानी उड़ेगा। तो ये भी वैसे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट वाला भी, मीजो वाला भी, जीरो भी और कैक्टस भी। नेक्स्ट बच्चे पार्ट है हमारा ओस्मो रेगुलेशन इन द एनिमल। तो अगर हम देखें यहाँ पर, हम टॉप पे जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, तो अगर हम इसमें देखें तो इससे पहले आपको दो शॉर्ट मिलते हैं, मैं यहाँ पे उनके टर्म्स लिख रहा हूं। एक को बच्चों बोलते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर और एक को हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेटर। तो इसको ना हम नीचे लिख लेते हैं, तो इसको हम यहां मेंशन कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को। तो दो टर्म्स हमें यहां पर चाहिए, एक को हम बोलते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर, एक को हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेटर। ऐसे तो प्लांट का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, यहां पे आ जाएंगे। तो ये जो आप पढ़ने जा रहे हो ये है अबाउट द एनिमल्स, कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे करेंगे ओस्मो रेगुलेशन। तो क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस आपको बोर्ड में आता था, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका ओस्मो कन्फॉर्मर कौन होते हैं। अगर आपको याद हो, आपको बताया था कि जो आपके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो जिनके अंदर की कंडीशन, जिनके अंदर का एनवायरनमेंट है और बाहर का सेम होता है, उन्हें एफर्ट नहीं करनी पड़ती टू मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट, उन्हें बोलते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर। और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर क्या करना, जिनको मेंटेन करना पड़ता है, उनको बोलते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। तो क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन ओस्मो कन्फॉर्मर एंड रेगुलेटर। नेक्स्ट ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट हैबिटेट। तो ये आपका अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है आपका टेरेस्ट्रियल वाला। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है आपका। मैंने ना यहाँ पर ब्लैक मार्कर से लिखे हैं इश्यूज, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, जो वो एनिमल जो रहते हैं मैरीन, समंदर में रहते हैं, उनका मसला क्या, अगर आपको याद हो, ये हाइपरटोनिक है, मैरीन हाइपर
टोनिक एनवायरनमेंट है, इसलिए जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो एनिमल्स होंगे, उनका वाटर लीव करता है बॉडी को। क्योंकि उनका वाटर लीव करता है बॉडी को, तो उनका मसला क्या है भला? उनका मसला है लॉस ऑफ वाटर। अगर जाते हैं फ्रेश वाटर में, ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। क्योंकि ये हाइपोटोनिक है तो वाटर अंदर आ रहा है ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि वाटर ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रहा है तो फ्लडिंग ऑफ बॉडी प्रॉब्लम है। ओके, हम लोग रहते हैं जमीन के ऊपर ना, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग रहते हैं, तो हमें सूरज की लाइट हमें मिलती है, तो वाटर उड़ता है हम लोगों का। तो हमारा मसला क्या है? इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। तो अगर आप गौर करो तो मैंने यहां पर लिखा है मरीन वाटर के अंदर है वाटर का लॉस होना प्रॉब्लम है, फ्रेश वाटर में फ्लडिंग ऑफ बॉडी प्रॉब्लम है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो इवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो आपके पास इश्यू है उनके लिए। ओके, इसका मतलब है मरीन वाटर के अंदर ये प्रॉब्लम आता है, फ्रेश वाटर में ये इशू है, टेरेस्ट्रियल में ये इशू है। अब हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट मेथड होंगे टू डील विद दिस प्रॉब्लम। अगर हम देखें समंदर के अंदर पानी बाहर जा रहा है उनका, अगर पानी बाहर जा रहा है उनका तो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे भला? ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ट्राई, यहां लिखेंगे हम लोग, तो क्या होगा? तो वो जो एनिमल्स हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको वहां पर, भला वो क्या करेंगे? वो ट्राई करेंगे कि हम क्या लेंगे, वो वाटर को लेंगे, वाटर पिएंगे, एक काम। नंबर 2, उनकी बॉडी की किडनी होती है जो क्या करती है भला? शाबाश, जो किडनी जो है वाटर को सेव करेगी। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? वो प्रोड्यूस करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। जब ये 3 काम कर लेंगे, इस तरह काम कर लेते हैं वो, तो वाटर को सेव कर लेंगे। वो तो जितना पानी उनकी बॉडी से बाहर जा रहा था वो उसको बचा लेंगे इस तरह। आगे आते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। तो फ्रेश वाटर का प्रॉब्लम ये है उनका कि फ्लडिंग ऑफ बॉडी में पानी आ रहा है। जब पानी बॉडी के अंदर इतना आ रहा होगा तो क्या करेंगे वो? तो वो पानी नहीं पिएंगे। तो जो फिश की बात हम कर रहे हैं, तो डज नॉट ड्रिंक वाटर। तो वो जो फिश जो नहरों के अंदर होती है, जो फ्रेश वाटर में, वो पानी नहीं पीती, डज नॉट ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पीती। दूसरी बात, उनकी किडनी होती है जो उनको हेल्प करती है वाटर को फेंकने में, तो वो प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूटेड यूरिन। वो प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूटेड यूरिन। ये बात हमारी होगी। तो ये हमने फिश की बात की है। तो मैरीन के अंदर जो फिशेज होंगी, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो इस तरह डील करते हैं जिनमें किडनी, यानी कि फिशेस की बात हम कर रहे हैं ना, तो ये हम फिश की बात कर रहे हैं, और ये भी हमने फिश की बात लिखी है यहाँ पर कि वो ऐसे करेगी। नेक्स्ट पार्ट है आपका टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का, जहां पे हम भी रहते हैं। तो क्वेश्चन है कि हमारा इशू क्या है? हमारा इशू है इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। हमारा पानी जो है वो उड़ता है, तो वाटर हमारा इवेपोरेट करता है। तो ये अच्छा खासा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वाटर उड़ता रहेगा तो हम डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है कौन कौन से लोग हैं जो बहुत ज्यादा जो हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर है। तो आप जानते हैं कि हम लोग, यानी कि वर्टिब्रेट, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट, और आर्थ्रोपोडा, ये 2 ग्रुप जो हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो है बूस्टअप किए हैं, वो यहाँ पर सर्वाइव किए हैं। तो ऐसा क्या है हमारे अंदर? तो हम जानते हैं पहले से हमारी मल्टी लेयर्ड स्किन है, जिसकी वजह से वाटर इतना उड़ता नहीं है, रगड़ नहीं लगती इतनी। फिर हमारी डाइट होती है, अगर आप गौर करें तो हम वो चीजें खाते हैं जिसमें लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, तो हम चीजें लेते हैं लिक्विड वाली जो है, इसलिए हम लोग पानी को बचा लेते हैं बॉडी के अंदर। हमारी फूड बचा रही है हमें। हमारा बिहेवियर, समर के अंदर हम धूप में जाते ही नहीं है, ट्राई करते हैं शेड में रहें। सर्दियों के अंदर धूप में जा रहे हैं तो अगेन हम लोग खुद को बैलेंस कर लेते हैं, खुद के एवेपोरेशन को कम कर लेते हैं। फिर हमारा किडनी होता है बॉडी के अंदर जो पानी को सेव करेगा। इसका मतलब है कि इन तीनों में से ये वो लोग हैं लैंड वाले जो किसको रेजिस्ट कर रहे हैं, किस चीज को टॉलरेट कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन को ना। तो इसको आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर एनहाइड्रोबायोसिस, जो मैंने यहां पे लिख रहा हूं ग्रीन में, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है एनहाइड्रोबायोसिस। तो ये बच्चे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस? टॉलरेंस टू डिहाइड्रेशन। तो हम लोग टॉलरेट करते हैं डिहाइड्रेशन को, दैट इज कॉल्ड एट एनहाइड्रोबायोसिस। तो ये वैसे मैंने आपको बताया आपका लॉन्ग क्वेश्चन है मेरीन एनवायरनमेंट का और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का, और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। फिर आपने सीखा है कि व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस, तो इसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो अगर हम गौर करें तो हम लोगों ने 2 लॉन्ग डील किए हैं। हम लोगों ने डील किया है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट का पार्ट डील किया,
फिर हम लोगों ने पढ़ा ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो हमारा एक पार्ट एंड हो गया है ओस्मो रेगुलेशन का। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सक्रीशन का पार्ट है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कि प्लांट अपने जो वेस्ट है उसको रिमूव कैसे करेगा। जैसे आपको मैंने सिखाया कि एक्सक्रीशन से मुराद है कि आप रिमूव कर रहे हो वेस्ट को, तो जाहिर है कि प्लांट भी वेस्ट को रिमूव करेगा और एनिमल्स भी वेस्ट को रिमूव करेंगे। तो क्वेश्चन है कि प्लांट रिमूव कैसे करेगा, वो आगे लिखा है मैंने। तो प्लांट लीव्स के जरिए रिमूव करता है अपने वेस्ट को, और इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप लीव्स को बोलते हो एक्सक्रीटोफोर। मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सक्रीटोफोर, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सक्रीटोफोर। तो ये आपके पास लीव्स हैं जिसको प्लांट एक्सक्रीशन में यूज करता है, तो लीव्स को बोलते हैं एक्सक्रीटोफोर। बच्चों आपको एमसीक्यू आता है कि वो पूछता है आपसे कि एक्सक्रीटोफोर आप किन को बोलते हैं, तो लीव्स को बोलते हैं। तो लीव्स का नाम है एक्सक्रीटोफोर क्योंकि प्लांट अपने लीव्स को यूज करता है एक्सक्रीशन में। दूसरा फिर क्वेश्चन आपको आता है कि वो जो रोटेड लीव्स हैं, जो गले सड़े पत्ते हैं जो प्लांट ने गिरा दिए हैं, तो आप जानते हैं कि हर साल ऑटम में खिजा में प्लांट अपने पत्तों को गिरा देता है। तो जब वो पत्ते गिर जाते हैं तो गल सड़ रहे होते हैं, तो उनके अंदर वेस्ट होता है। प्लांट का तो वेस्ट है, लेकिन वो आपके लिए क्या होता है, उसकी चीजें अच्छी भी होती हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी होते हैं, तो उसको खाद के तौर पे यूज कर लेते हैं गार्डनर्स। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्यूल का। तो प्लांट अपने वेस्ट को स्टोर करता है वैक्यूल के अंदर। जब स्टोर करेगा वैक्यूल के अंदर, इससे क्या होगा कि उसकी जान छूट जाएगी उस वेस्ट से। और थर्ड है ओल्ड जाइलम। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट अपने ओल्ड जाइलम में, आप जानते हैं ओल्ड जाइलम जो होता है वो काम नहीं करता, वो इनएक्टिव होता है, तो वो ओल्ड जाइलम के अंदर वेस्ट को स्टोर कर लेता है। तो जब वो वेस्ट को स्टोर कर लेता है तो क्या होगा, उसकी जान छूट जाती है उस वेस्ट से। तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन डील कर रहे थे कि एक्सक्रीशन जो प्लांट में कैसे होगी, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हमने यहाँ पर कि प्लांट अपने लीव्स को यूज करेगा एक्सक्रीशन के लिए। तो हर साल ऑटम में वो अपने लीव्स को गिरा के अपनी जान छुड़ा लेता है उन वेस्ट से, क्योंकि उसने लीव्स को यूज किया है एक्सक्रीशन में, तो आप लीव्स को बोल देते हैं एक्सक्रीटोफोर। फिर आपको मैंने सिखाया कि रोटेड लीव्स, गले सड़े पत्ते जो हैं वो प्लांट के लिए, वो आपके लिए क्यों अहम है, गार्डनर के लिए क्यों अहम है। तो वो जो लीव्स होते हैं गले सड़े, उनके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं जिसको खाद के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। नंबर 2 वैक्यूल। पार्ट 1 के अंदर आप पढ़ते हैं कि वैक्यूल जो है वो स्टोर हाउस है प्लांट का, तो प्लांट अपने वेस्ट को वैक्यूल में स्टोर कर लेता है। और थर्ड पॉइंट है ओल्ड स्टेम का। तो प्लांट अपने वेस्ट को ओल्ड जाइलम में स्टोर करेगा। जब अपने वेस्ट को ओल्ड जाइलम में स्टोर करेगा तो वो प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे डार्क वुड। तो डार्क वुड प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एबोनी प्लांट्स। ठीक है जी, तो आपका एमसीक्यू भी है कि डार्क वुड वाले प्लांट को हम बोलते हैं एबोनी प्लांट्स। तो इसके अलावा प्लांट अपने वेस्ट को यूज करता है एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, तो कीड़े मकोड़ों को, पैथोजेंस को मारने में यूज करता है। ये हमारा पार्ट पूरा हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट का, ये पूरा हो गया हमारा पार्ट। अब क्वेश्चन है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यहां आ जाएंगे हम लोग। तो यहां आपको लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी आपका अहम लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट, कि जो आपके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसका रिलेशन क्या है हैबिटेट के साथ। तो वो आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने नीचे रेड कलर में 3 टर्म्स लिखी हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक है और यूरिकोटैलिक है। तो अगर आपको याद हो, हमने बात की थी पहले कि अमोनिया जो नाइट्रोजन वेस्ट है, 500 ml वाटर लगता है 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने में, और यूरिया के लिए 50 ml वाटर लगता है 1 ग्राम रिमूव करने के लिए, और इस यूरिक एसिड के लिए 1 ml वाटर लगता है 1 ग्राम अमोनिया के लिए। ठीक है, तो आपको यहां पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा वाटर लगता है अमोनिया को रिमूव करने में। तो 500 ml वाटर लगता है 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन अमोनिया को रिलीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना पानी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये कौन अफोर्ड करेगा, फिर अमोनिया को रिमूव करना अफोर्ड करेंगे फ्रेश वाटर वाले, क्योंकि हमने सीखा था कि जो फ्रेश वाटर वाले एनिमल्स होते हैं, उन पानी उनकी बॉडी के अंदर आता है। जब पानी उनकी बॉडी के अंदर आए
आएगा तो वो उस पानी के अंदर ही अमोनिया को घोल के निकाल देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, यूरिन प्रोड्यूस कर देंगे, तो वो अमोनोटेलिक हैं। तो ऐसे एनिमल जो अमोनिया को प्रोड्यूस करेंगे एज एक्सक्रीटरी मॉलिक्यूल कंपाउंड, उसे बोलते हैं अमोनोटेलिक। ऐसे एनिमल जो यूरिया को रिलीज करें यूरोटेलिक हैं। ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करें वो यूरिकोटेलिक हैं। तो इसमें आती हैं फ्रेश वाटर फिशेस एनिमल्स, यूरोटेलिक में ह्यूमंस भी हैं, और यूरिकोटेलिक के अंदर जो है बर्ड्स, जहां पानी बहुत कम होता है तो बर्ड्स के पास वाटर और भी कम है। हमारे मुकाबले में बर्ड्स के पास पानी और भी कम है, इसलिए जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे पास जो है वो यूरिक एसिड को रिमूव करेंगे। तो ये भी आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर एक बार ओवरव्यू कर लें पूरे लेक्चर का, तो हमने क्या सीखा है इस टॉपिक के अंदर, तो मैं ग्रीन कलर से लेबल कर दूंगा शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो एक आपको दिख रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 3 टाइप्स वाला पॉइंट है आपका। फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है ये टर्म्स, तो ये तीनों टर्म्स, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं डबल टिक कर रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन पे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आपका ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो नीचे मैंने यहां पे लिखा हुआ है। फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने यहां मेंशन कर दिया, ये लॉन्ग क्वेश्चन। फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर। अगर हम लास्ट पे देखेंगे तो हमारा ये भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला। तो अगर हम इसके साथ आगे चलें इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे, तो अगर आप गौर करें तो एक्सक्रीशन का पार्ट आपका एंड हुआ है इस टॉपिक के अंदर। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो एक्सक्रीशन का पार्ट हमारा एंड हुआ है। एनिमल्स के अंदर हमने डील किया है नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। तो जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है ना, वो हम ह्यूमन के पार्ट में जाएंगे, तो हम सीखेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन होती है। तो टॉपिक है आपका एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। इसके अंदर अगर हम गौर करें तो हम खुद की बॉडी पे अगर गौर करें तो हमारे अंदर जो है एक्सक्रीशन के लिए भी और बहुत से वेस्ट को डील करने के लिए लिवर हमारी बॉडी में होता है। और लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है स्किन के बारे में, वो क्वेश्चन आपको बोर्ड में ही आता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है स्किन वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है क्या स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो आपको क्वेश्चन आता है इज स्किन एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है कि इज स्किन एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अगर आप गौर करें तो हमारी स्किन जो ना उसका रोल नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना नहीं है। तो अगर हम गौर करें गर्मियों के अंदर हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है ना, तो जब पसीना में आता है तो पसीने का जो मकसद है असल में वो थर्मो रेगुलेशन है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ना कि वेस्ट को रिमूव करना। इसका मतलब है इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर आएगा नो में, कि स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। तो यहां पे इसका आंसर ये आएगा, तो स्किन इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो वो क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है स्किन के बारे में। फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है लिवर के बारे में। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है लिवर के बारे में कि होम्योस्टेटिक रोल क्या है लिवर का। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो होम्योस्टेटिक रोल ऑफ लिवर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके तो इसके अंदर क्या था, टेबल ड्रॉ किया है येलो बॉक्स में आपके बुक के अंदर। तो अगर हम गौर करें तो हमारे ज़हन में चीज़ें पहले से हैं कि लिवर जो है वो काफ़ी चीज़ें तैयार करता है, सिंथेसाइज करता है। जैसे वो बाइल को सिंथेसाइज करता है, जैसे वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को सिंथेसाइज करता है। तो उस सिंथेसिस से आपकी बॉडी का फ़ायदा होता है। फिर आपका लिवर जो है वो कुछ चीज़ें स्टोर कर रहा है, ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है, ठीक है जी। फिर आपके पास जो है वो आयरन को स्टोर कर रहा है। जब इसको स्टोर कर लेगा उससे आपकी बॉडी को फायदा होगा। फिर लिवर जो है चीजें रीसाइकल कर रहा है। तो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, जब हमारे मर जाते हैं तो उनको, उनकी चीजों को, उनके सामान को जो क्या करता है, रीसाइकल करता है। ये बात हमारी हो गई। फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर था वो है लिवर जो है चीजों को कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। तो कन्वर्जन भी एक अहम रोल है जो लिवर प्ले करता है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो कोई अगर ड्रग यूज
यूज कर रहा है, अल्कोहल यूज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान उसको होता है लिवर को होता है, क्योंकि लिवर ने ही जो है उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है। तो लिवर का बहुत ज्यादा अहम रोल है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका इस नाम से, होम्योस्टेटिक रोल ऑफ लिवर। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि नहीं। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसके बाद वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही आ रहा है नेक्स्ट। तो वो आपके पास है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है नेक्स्ट जो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो यूरिनरी सिस्टम है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका यूरिनरी सिस्टम का। तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज हैं, ये दोनों किडनीज हैं, इसे लेबल कर लेते हैं साथ। ये यूरेटर है जो यूरिन को रिसीव करेंगे फ्रॉम द किडनीज, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यूरिथ्रा है जिसके जरिए यूरिन बॉडी को लीव करेगा। ओके, तो ये भी आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, यहां लिख लेते हैं इसको। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो वी हैव 2 किडनीज, वी हैव 2 यूरेटर्स, देयर इज 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 इज यूरेथ्रा, इसको हम बोलते हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, हमने क्या किया इसके अंदर बोला, तो अगर हम हमारे ज़हन में पहले से चीज़ है कि जो किडनीज होते हैं ये पूरी बॉडी से ये ब्लड रिसीव करती हैं, और जब ब्लड इनके अंदर जाएगा तो ये किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को क्लीन करेगा, और ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट है उनको यूरिन बनाएगा, थोड़ा स्टोर भी करेगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से जो है वो लीव कर जाता है। तो ये किडनी का बहुत ही अहम रोल है टू रिमूव द नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएं, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास है किडनी तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर। तो अगर हम देखें, पहले यहां मेंशन कर लेते हैं किडनी कौन कौन से इश्यूज होते हैं। तो एक है किडनी स्टोन्स, अगर उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो वो है लिथोट्रिप्सी, ये चीज। नंबर 2 जो प्रॉब्लम है वो है किडनी फेलियर, किडनी काम अगर ना करे तो किडनी फेलियर, और उसका ट्रीटमेंट देखें तो वो डायलिसिस है। ओके, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो किडनी स्टोन्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन है अलग से, और किडनी फेलियर का भी लॉन्ग क्वेश्चन है अलग से। ओके, तो किडनी स्टोन्स, तो अगर आपके ज़हन में आ रहा हो पहले से, तो 2 टर्म आप लोग पढ़ते हैं किडनी स्टोन्स के अंदर, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरऑक्सीलोरिया। तो हाइपरकैल्सीमिया के अंदर क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया के अंदर जो है वो कैल्शियम का लेवल बहुत बढ़ जाता है बॉडी के अंदर ना। तो यहाँ लिखेंगे तो किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं वो लिख रहा हूँ मैं, किडनी स्टोन क्यों होंगे, तो मैं यहाँ टर्म्स मेंशन कर रहा हूँ। तो हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरऑक्सीलोरिया। तो हाइपर बोलते हैं ज्यादा को, कैल्शियम बोलते हैं कैल्शियम को। तो ये तब होगा जब हमारे ब्लड के अंदर हाई कैल्शियम होगा, और ये कब होगा जब हमारे ब्लड के अंदर हाई ऑक्सालेट होंगे। ठीक है, तो कैल्शियम हाई कैसे होगा आपकी डाइट में, अगर आप डाइट में कैल्शियम बहुत कंज्यूम करते हो तो कैल्शियम बहुत बढ़ जाएगा। और जो ऑक्सालेट्स हैं वो आते हैं ग्रीन वेजिटेबल से, तो अगर आप बहुत ग्रीन वेज यूज कर रहे हैं तो ऑक्सालेट आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका हाइपरकैल्सीमिया क्या है, हाइपरऑक्सीलोरिया क्या है, तो ये हमने यहाँ पे इसको डील कर लिया। तो जब हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा या हाइपरऑक्सीलोरिया हो जाएगा तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इसके बढ़ने की वजह से
ये जाएगा आपकी किडनी के पास। जब किडनी इसको फिल्टर करेगा, जब किडनी इसको साफ करेगा, तो किडनी के अंदर स्टोन बनने के चांस बढ़ जाएंगे। तो किडनी स्टोन्स जो कि इस वजह से बनते हैं, इसको ट्रीट करते हैं लिथोट्रिप्सी से। लिथो बोलते हैं स्टोन, ट्रिप्सी बोलते हैं टू ब्रेक। तो अगर इसको हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है टू ब्रेक द स्टोन। यहां लिखेंगे हम लोग, तो इसे बोलते हैं टू ब्रेक द स्टोन। तो व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? लिथोट्रिप्सी मींस टू ब्रेक द स्टोन। तो आप इसके अंदर रेडिएशंस को यूज करते हैं स्टोन को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है किडनी फेलियर। किडनी काम ही ना करे। अगर किडनी काम ना करे तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको क्लीन करना किडनी की जिम्मेदारी है, जो कि बहुत ही अहम रोल है। तो अगर किडनी फेल हो गया है, किडनी फेलियर है, किडनी काम नहीं कर रहा, तो हमें आर्टिफिशियली ब्लड साफ करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। तो व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस बोलते हैं कि आप आर्टिफिशियली क्या कर रहे हो? क्लीन करते हो ब्लड को। एंड वी हैव टू मेथड्स, टू क्लीन द ब्लड। एक हम यूज करते हैं टेक्निक, उसका नाम है हेमोडायलिसिस। तो डायलिसिस आप दो तरीके से परफॉर्म करते हैं। एक को आप बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। So we have two types of dialysis, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस के अंदर आप क्या करते हो? हेमोडायलिसिस के अंदर आप एक डायलाइजर यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं। तो उसके जरिए क्या करते हैं, आर्टरी से ब्लड लेंगे, उस मशीन में जाएगा, मशीन उसे क्लीन करती है और आप उससे फिर उसकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में आ जाता है ब्लड। तो आप एक मशीन से अटैच होते हैं इन केस ऑफ हेमोडायलिसिस। अगर हम बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की, इसके अंदर आप यूज करते हैं पेरिटोनियम को। अब वो जो पेरिटोनियम है वो क्या करती है जी, वो आपकी बॉडी की वॉल होती है जिसके जरिए क्या होता है, आप ब्लड को क्लीन कर लेते हैं। तो ये भी आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन, फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और फिर आपका किडनी फेलियर का भी लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे इसको हम देख लें कि हमने यहाँ पर क्या सीखा है, लॉन्ग कौन सा डील किए हैं। तो हमने शुरू यहाँ पर किया था एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट। तो हमने लिवर का पार्ट पढ़ा, लिवर का ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें देखा आप लोगों ने। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है किडनी प्रॉब्लम है क्योर। तो किडनी स्टोन्स का लॉन्ग क्वेश्चन, उसका इलाज लिथोट्रिप्सी, ये अलग से है, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी शॉर्ट भी है। और किडनी फेलियर ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ऐसे वैसे बड़ा कम होता है कि आपको इकट्ठा इस हेडिंग से लॉन्ग आ जाए, ऐसा कम होता है। ये सेपरेट आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपको आते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका लास्ट पार्ट आएगा इसके अंदर, इसको रेज कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट आएगा वो हमारे पास है थर्मोरेगुलेशन का। चलें जी, तो जो लास्ट हमारा पार्ट है वो हमारे पास है थर्मोरेगुलेशन का।